₹45 महीना। शांता कक्षा में अब और नहीं रुक सकती थी। वो म्यूजिक, ड्रिल और क्ले मॉडलिंग के काम कर चुकी थी। इस वक्त वो रंगीन कागजों को काटकर आकृतियां बना रही थी। घंटी बजने तक उसे ये काम करना था। बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब टीचर कहें, तुम लोग घर जा सकती हो, या कैंची रखो और काटे हुए अपने अंक और अक्षर समेट लो। वक्त क्या हुआ है, ये जानने के लिए वो बेकरार हुई जा रही थी। रहा नहीं गया तो बगल में बैठी सहेली से पूछ बैठी, 5 बज गए हैं क्या? शायद, उसने जवाब दिया, या फिर 6 बज रहे हैं? मुझे नहीं लगता, उसकी सहेली ने कहा, 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है, 5 ही बजे हैं? हाँ। तब तो मुझे निकलना होगा। मेरे पिताजी घर लौटते ही होंगे। उन्होंने मुझसे 5 बजे तक तैयार रहने को कहा था। वे आज शाम मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। मुझे घर जाना है। उसने कैंची वहीं पटक दी। भागकर टीचर के पास पहुंची और बोली, मैडम, मुझे घर जाना है। क्यों शांताबाई? क्योंकि अब तो 5 बज गए हैं ना। तुम्हें किसने बताया कि 5 बज गए? कमला ने। अभी 5 नहीं बजे हैं। इस वक्त वहां घड़ी दिख रही है तुम्हें? उसे देखकर बताओ तो क्या वक्त हुआ है। मैंने तुम्हें एक दिन घड़ी देखना सिखाया था ना। शांता की नजरें अब हॉल में लगी घड़ी पर थीं। वो उसे देखते हुए बड़ी मेहनत से कुछ गिन रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने बताया, 9 बज गए हैं। टीचर ने कक्षा की दूसरी लड़कियों को बुलाया और फिर सभी से मुखातिब होते हुए कहा, उस घड़ी में से वक्त देखकर मुझे कौन बताएगा? ज्यादातर लड़कियों ने शांता के सुर में सुर मिलाया और कहा कि 9 ही बजे हैं। तब टीचर बोली, तुम लोग सिर्फ बड़ा कांटा देख रही हो। छोटे वाले को भी तो देखो, फिर बताओ, कहाँ है वो? 2 और 3 के बीच में। तो फिर क्या वक्त हुआ? 2:30 बजे हैं। अभी 2:45 बजे हैं, समझी? और अब तुम सब अपनी सीट पर वापस जा सकती हो। 10 मिनट बाद ही शांता फिर टीचर के सामने आ खड़ी हुई। कहने लगी, मैडम, मुझे 5 बजे तक तैयार होना है, नहीं तो मेरे पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। उन्होंने मुझे आज जल्दी घर लौटने को कहा था। कितने बजे लौटने को कहा था? अभी। और टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी। शांता ने तुरंत किताब कॉपियां समेटी और धड़धड़ाते हुए कक्षा से बाहर निकल गई। बेहद खुश थी। दौड़ते हुए घर पहुंची, किताबें जमीन पर पटकी और जोर से चिल्लाई, माँ, माँ, कहाँ हो? माँ पड़ोस के घर में सहेलियों से बातें कर रही थी। शांता की आवाज सुनते ही भाग कर आई। आते ही पूछ बैठी, तू इतनी जल्दी क्यों लौट आई? क्या पिताजी घर आ गए हैं? शांता ने सवाल किया। उसने अब तक न तो चाय कॉफी पी थी, न ही कुछ खाया था। पहले उसे तैयार होने की पड़ी थी। उसने अपना संदूक खोला और एक झीनी सी फ्रॉक पहनने के लिए जोर देने लगी। लेकिन माँ चाहती थी कि वो उस शाम लंबी वाली स्कर्ट और ऊपर से मोटा कोट पहने। माँ की बात को लगभग अनसुना करते हुए उसने कार्डबोर्ड के एक डिब्बे से खूबसूरत फीते भी निकाल लिए। इस डिब्बे में वो पेंसिल और चौक वगैरह भी रखती थी। ड्रेस का मसला अब भी उलझा हुआ था। इसे लेकर माँ से उसकी गर्मागर्म बहस भी हो गई। आखिरकार माँ को ही हार माननी पड़ी। शांता ने अपनी पसंदीदा गुलाबी फ्रॉक पहनी, बढ़िया से बाल बनाए और चोटी में हरा फीता बांध लिया। चेहरे पर पाउडर लगाया और माथे पर सिंदूर की बिंदी भी लगाई। इसके बाद बोली, अब मैं एकदम तैयार हूँ। देखना, पिताजी मुझे देखते ही कहेंगे, कितनी खूबसूरत लग रही है बिटिया। माँ, तुम भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? नहीं, आज नहीं। शांता अब अपने घर के छोटे से दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें सामने वाली गली पर लगी हुई थीं। माँ ने कहा, तेरे पिताजी 5 बजे के बाद ही आएंगे। धूप में मत खड़ी रह, अभी तो 4 ही बजे हैं। मकानों की सामने वाली लाइन के पीछे सूरज डूब चुका था। शांता समझ गई कि अब रात होने वाली है। वो दौड़कर माँ के पास पहुंची और उससे सवाल किया, माँ, पिताजी क्यों नहीं आए अब तक? मैं क्या जानूं, शायद ऑफिस में किसी काम में फंस गए हों। शांता ने मुंह मरोड़कर कहा, मुझे ये ऑफिस वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत बुरे लोग हैं वे। वो फिर दरवाजे पर जा लगी और बाहर देखने लगी। उसकी माँ भीतर से ही चिल्लाई, अंदर आ जा शांता, रात हो रही है। वहां मत खड़ी रह। लेकिन शांता भीतर नहीं आई, वहीं खड़ी रही। तभी उसके दिमाग में एक भयानक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो खुद पिताजी के दफ्तर क्यों न चली जाए और उन्हें वहां से बाहर बुलाकर उनके साथ सिनेमा चली जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पिताजी का ऑफिस कहाँ हो सकता है। कोई अंदाजा भी नहीं था।
वो तो रोज यही देखती थी कि पिताजी गली के आखिरी छोर पर जाकर ओझल हो जाते हैं। उसे लगा कि अगर कोई वहां तक चला जाए तो क्या पता अपने आप सीधे पिताजी के ऑफिस ही जा पहुंचे। उसने एक नज़र पीछे घर की तरफ डाली कि कहीं माँ तो आसपास नहीं है, और मौका ताड़ते ही गली में निकल गई। धुंधलका हो चुका था। इधर उधर से गुजरते राहगीर बड़े विशालकाय लग रहे थे। दीवारें बहुत ऊंची ऊंची दिख रही थीं। साइकिलें और दूसरी गाड़ियां ऐसे लग रही थीं जैसे वे उसे कुचल ही डालेंगी। वो सड़क के आखिरी छोर तक जा पहुंची। थोड़ी ही देर में हर तरफ लाइटें जल उठीं। रात हो चुकी थी। राहगीर अपनी छाया की तरह ही दिख रहे थे। वो 2 मोड़ मुड़ चुकी थी और अब उसे पता नहीं था कि कहाँ आ गई है। सड़क के किनारे बैठी हुई अब वो हैरान परेशान दांतों से नाखून काट रही थी। उसे चिंता थी कि अब वो घर कैसे पहुंचेगी। तभी उसकी नज़र अपने पड़ोस के मकान में काम करने वाले नौकर पर पड़ी। वो सामने से गुजर रहा था। वो झट से उठकर उसके सामने जा खड़ी हुई। अरे, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। जवाब में वो बोली, पता नहीं, मैं यहाँ आ गई। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? वो राजी हो गया और शांता उसके पीछे पीछे चलते हुए घर पहुंच गई। उस सुबह शांता के पिता वेंकटराव ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे, तभी गली से झटका गाड़ी वाला गुजरा। वो सिनेमा के पर्चे बांट रहा था। शांता भागकर गली में गई और उसने भी एक पर्चा उठा लिया। उसे लेकर वो पिताजी के पास पहुंची और बोली, पिताजी, क्या आप आज मुझे सिनेमा दिखाने ले जाएंगे? बच्ची का सवाल सुनते ही वे ये सोचकर दुखी हो गए कि उनकी बेटी के नसीब में जिंदगी की छोटी मोटी सुविधाएं, खुशियां तक नहीं हैं। अब तक वे उसे बमुश्किल 2 बार ही सिनेमा दिखाने ले जा सके थे, जबकि उसकी उम्र के दूसरे घरों के बच्चों के पास सब सुविधाएं हैं। अच्छे कपड़े, खेलने के लिए खिलौने, बाहर घूमने के मौके, सब कुछ। और एक ये बच्ची है, एकदम अकेली, कुछ गंवारों सी बड़ी होने को मजबूर है। उन्हें अपने दफ्तर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महीने में महज 40 रुपए देकर वे सोचते थे कि उन्होंने जैसे उन्हें खरीद ही लिया है। पत्नी और बच्ची की लगातार अनदेखी करने के कारण वे खुद को धिक्कार रहे थे। पत्नी तो चलो बड़ी थी, उसकी कई लोगों से जान पहचान थी, सहेलियां थीं। उनसे बातचीत करके वो टाइम पास कर लेती थी, मन बहला लेती थी। लेकिन इस बच्ची का क्या? कितनी नीरस और बेरंग जिंदगी है इसकी। हर रोज उन्हें ऑफिस में शाम के 7-8 बज जाते हैं। फिर जब वे घर लौटते हैं तब तक बच्ची सो चुकी होती है। इतवार को भी उन लोगों को लगता है कि वे ऑफिस आएं। उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई निजी जिंदगी ही नहीं है? वे बड़ी मुश्किल से ही उन्हें कोई वक्त देते थे जब वे अपनी बच्ची को पार्क या पिक्चर दिखाने ले जा पाएं। लेकिन अब और नहीं। वे उन लोगों को बता देने वाले थे कि वो उनके हाथ का खिलौना नहीं है। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर वे ऑफिस के मैनेजर से झगड़ा करने को भी तैयार थे। इतनी देर की उधेड़बुन के बाद उन्होंने ठान लिया और बच्ची से कहा, 5 बजे तैयार रहना। आज शाम मैं तुम्हें सिनेमा दिखाने जरूर ले जाऊंगा। क्या सच? माँ, शांता चिल्लाई। माँ रसोई से निकलकर बाहर आ गई। पिताजी आज शाम मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। शांता की माँ को जैसे भरोसा ही नहीं हुआ। वो बड़े रूखे अंदाज में मुस्कुरा दी। बच्ची से तो झूठा वादा मत करो। वो अपनी बात पूरी करती, इससे पहले ही वेंकटराव ने टोक दिया, बेवकूफी की बात मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली इंसान हो जो वादे निभाती हो? अपनी बात बीच में छोड़कर वे फिर शांता से मुखातिब हुए, 5 बजे तैयार हो जाना। मैं पक्का आज जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। अगर तुम तैयार नहीं हुई तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। पक्का इरादा ठानकर वो ऑफिस के लिए निकल गए। तय कर लिया कि ऑफिस में आज रोज की तरह कामकाज निपटाने के बाद 5 बजते ही घर के लिए निकल लूंगा। अगर उन्होंने कोई पुरानी तरकीबें भिड़ाने की कोशिश की तो बॉस से साफ कह दूंगा, ये लीजिए मेरा इस्तीफा। मेरे लिए आपके इन भयानक कागजात से मेरी बेटी की खुशियां ज्यादा मायने रखती हैं। ऑफिस में दिन भर उनकी टेबल पर कागजात आते जाते रहे। वे उन्हें छांटते, किसी पर दस्तखत करते, कुछ को नए सिरे से लिखते। ऊपर के अफसर उनकी गलतियां सुधारते, उन्हें डांटते समझाते और कभी तो बेइज्जत भी कर देते। दोपहर को छुट्टी मिली तो वो भी 5 मिनट के लिए, सिर्फ कॉफी पीने को। रोज की तरह आज भी यही सिलसिला चला था। बहरहाल ऑफिस की घड़ी ने जैसे ही 5 बजाए और बाकी सब क्लर्क जाने लगे तो वेंकटराव ने भी कुर्सी छोड़ दी। मैनेजर के पास जाने की इजाजत लेने जा पहुंचे। क्या मैं जा सकता हूं, सर? मैनेजर ने अपनी नजरें कागजों से हटाकर उनकी तरफ देखा और बोले, तुम
ये सोचना भी मुमकिन नहीं था कि कैश एवं अकाउंट विभाग 5 बजे ही बंद हो जाए। तुम कैसे जा सकते हो? मुझे घर में कुछ जरूरी काम है, सर। वेंकट सुबह से जो कुछ बोलने की रिहर्सल कर रहे थे, कुछ कुछ उसी लाइन पर उन्होंने जवाब दिया। वैसे कहना तो चाहते थे, ये रहा मेरा इस्तीफा। उनकी आंखों के सामने शांता की तस्वीर झूल गई, बन ठनकर दरवाजे पर खड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करती हुई। ऑफिस के काम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। जाइए अपनी सीट पर वापस। आपको पता है मैं कितने घंटे काम करता हूं। वेंकट कुछ और बोल पाते कि मैनेजर ने कड़कती आवाज में सवाल दाग दिया। वो खुद भी सुबह ऑफिस का कामकाज शुरू होने से 3 घंटे पहले आ जाते थे और शाम को ऑफिस बंद होने के 3 घंटे बाद तक काम करते थे, यहां तक कि रविवार को भी। ऑफिस के बाबू तो आपस की बातचीत में उन पर कमेंट करने लगे थे, लगता है कि इसकी बीवी इसे घर में टिकने ही नहीं देती, इसलिए ये बूढ़ा उल्लू की तरह हर वक्त यहीं ऑफिस में बैठा रहता है। ये जो 10-8 का फर्क है, क्या तुमने पता लगाया कि ये गड़बड़ कहाँ से, कैसे हुई? मैनेजर ने सामने खड़े वेंकट से पूछा। मुझे 2 वाउचर देखने पड़ेंगे। मैं सोचता हूँ अगर मैं इसे कल कर लूँ तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम्हें इस गड़बड़ को अभी ठीक करना होगा, तुरंत। वेंकट राव ने धीरे से कहा। ठीक है, सर। और अपनी सीट पर जाकर चिपक गए। घड़ी इस वक्त 5:30 बजा रही थी। वो एक गलती कहाँ से और कैसे हुई, ये पता लगाने में वेंकट को 2 घंटे लगाने थे, क्योंकि इतने सारे वाउचर पर उन्हें फिर से नजर दौड़ानी थी। ऑफिस के सभी लोग घर चले गए थे। सिर्फ वो और उनके सेक्शन का एक अन्य क्लर्क काम कर रहा था, जाहिर तौर पर मैनेजर भी। वेंकट बेहद गुस्से में थे। उन्होंने अपना मन बना लिया था। वो कोई गुलाम थोड़े ही हैं, जिसे महीने के महज 40 रुपए में खरीद लिया गया हो। इतने पैसे तो वह कैसे भी, कहीं से भी आसानी से कमा लेंगे। नहीं भी कमा पाए तो भी भूखों मर जाना ऐसे काम से ज्यादा सम्मानजनक होगा। उन्होंने एक कागज निकाला और उस पर लिख डाला, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आप लोग सोचते हैं कि महीने में 40 रुपए तनख्वाह देकर आपने मेरा शरीर और आत्मा दोनों खरीद लिया है तो आप गलत हैं। मेरे ख्याल से मैं और मेरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाए तो भी इस गुलामी से बेहतर होगा। आप लोगों ने महज 40 रुपए के लिए मुझे सालों साल से बंधक बनाकर रखा है। मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में आप लोगों ने मेरी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में एक बार भी सोचा होगा। खुद को तो आप लोग लगातार भारी भरकम इंक्रीमेंट देते हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में कभी कभार भी नहीं सोचते। क्यों? बहरहाल, अब इन सब बातों में मेरी दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर मैं और मेरा परिवार भूख से मर गया तो हम लोग भूत बनकर आपको पूरी जिंदगी डराते रहेंगे। उन्होंने पत्र मोड़कर एक लिफाफे में रख दिया। लिफाफा अच्छी तरह चिपकाया और ऊपर मैनेजर का नाम लिख लिया। फिर वे अपनी कुर्सी से उठे और मैनेजर के सामने जा खड़े हुए। मैनेजर ने बिना देखे ही उनका पत्र लिया और अपने पैड में रख लिया। वेंकट राव, मैनेजर ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम ये खबर सुनकर बेहद खुश हो जाओगे। हमारे अफसरों ने आज सभी लोगों के इंक्रीमेंट के बारे में चर्चा की और उस मीटिंग में मैंने तुम्हारी तनख्वाह 5 रुपए बढ़ाने की सिफारिश की है। अभी तक आदेश नहीं हुए हैं, इसलिए यह बात फिलहाल अपने तक ही रखना। ये सुनते ही वेंकट राव ने सामने टेबल पर रखे पैड से वो लिफाफा फुर्ती से खींच लिया और उसे जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। इस पत्र में क्या है? सर, मैंने कुछ छुट्टियों के लिए अर्जी लिखी थी, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम आने वाले कम से कम 15 दिनों तक कोई छुट्टी नहीं ले सकते। जी सर, मैं समझता हूँ। इसीलिए मैं अपनी अर्जी वापस ले रहा हूँ, सर। बहुत बढ़िया। क्या तुमने उस गड़बड़ी की वजह ढूंढ ली? सर, मैं अभी वाउचर छांट ही रहा हूँ। गलती कहाँ हुई, मैं 1 घंटे में ढूंढ लूंगा। आज जब वेंकट घर पहुंचे तो 9 बज गए थे। शांता सो चुकी थी। घर पहुंचते ही पत्नी ने ताना दिया, उस बेचारी ने फ्रॉक तक नहीं बदली। ऐसे ही सो गई, ये सोचते सोचते कि किसी भी वक्त पिताजी आते होंगे और उसे बाहर ले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से थोड़ा खाना खाया, सोने को भी तैयार नहीं थी कि कहीं कपड़ों में सलवटें न पड़ जाएं। वेंकट राव का दिल खून के आंसू रोने लगा जब उन्होंने बेटी को इस हालत में सोते हुए देखा। गुलाबी फ्रॉक, बाल बने हुए, चेहरे पर पाउडर बिंदी, ऐसे कि किसी भी वक्त उठकर बाहर जाने को तैयार थी। मैं उसे रात का शो दिखाने क्यों न ले जाऊं? वेंकट ने खुद से सवाल किया और बिटिया को धीरे से जगाने लगे। शांता, शांता। शांता ने सोते सोते ही पैर पटके और रोने लगी। नींद में खलल पड़ने से वो परेशान हो गई थी। ये देख उसकी मां ने धीमी आवाज में टोका, मत जगाओ उसे।
और पीठ पर थपकियां देकर उसे फिर सुला दिया। वेंकट कुछ पल बच्ची को एकटक देखते रहे, फिर बोले, न जाने कभी मैं इसे घुमाने ले भी जा सकूंगा या नहीं। जानती हो, वे लोग मेरी तनख्वाह बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने बड़े दुख से कहा।